आज अपनी बात करेंगे अलग अलग टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, आज जैसे अलग अलग टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर अलग अलग आवेश पे, उनके द्रव्यमान पे, किसी चीज पे कितना बल लगाता है, उन सब चीजों की अपने को आज बात करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे फर्स्ट अपना एग्जांपल है कि कोई वस्तु है, किसी वस्तु को इतना आवेश दिया जाता है जिसके कारण उसका जो द्रव्यमान है उसके अंदर 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कोई आवेश दिया गया जिसके कारण उसका जो द्रव्यमान है वो 9.1 नैनोग्राम बढ़ गया, तो उस स्थिति के अंदर उस वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं और उसके ऊपर आवेश की प्रकृति क्या है, वह आवेश का मान क्या है, इस चीज का मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर अपने क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में ये कह रखा है भी आवेशित करने के लिए जो आवेश आया है उसके बाद उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हुई है। ठीक है, 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि का मतलब यह है, अपने एक बात की थी भी किसी भी वस्तु को अगर आवेशित करना है तो उसके दो तरीके, या तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या फिर इलेक्ट्रॉन त्याग करे। ठीक है, उसके अंदर अपने एक बात ये भी की थी भी अगर वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस स्थिति के अंदर उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई चीज जुड़ती है। और अगर वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि उससे एक वस्तु क्या है, बाहर निकली है। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूं, उसने ये कहा कि 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि होती है, तो 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि का मतलब ये है, तो अगर अपने उस सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर दें, प्रकृति का निर्धारण अगर करें तो प्रकृति का निर्धारण अपने सीधा सा कर सकते हैं, उसमें 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि, तो बढ़ोतरी का मतलब उसने कोई ना कोई चीज क्या की है, ग्रहण की है, और ग्रहण करने का मतलब यह उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो मतलब कौन सा आवेश है, ऋणावेश, इसलिए प्रकृति लिख सकते हैं उसकी ऋणात्मक। ठीक है, यानी उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं जिसके कारण उसका द्रव्यमान बढ़ गया। ठीक है, दूसरी अगर बात करें अपने, उसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। ठीक है, तो प्रकृति का निर्धारण तो हो गया। ठीक है, इसके आधार पे अगर अपने सबसे पहले बात करें कि वस्तु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, तो अगर मैं बात करूं, यदि वस्तु मान लो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती, कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब है भी उसके द्रव्यमान में एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास कोई निकाय है, उसके अंदर 1 2 3 अलग अलग 1 किलो 2 किलो 3 किलो की 3 वस्तुएं, बाहर वस्तु है 4 किलो की, तो अगर मैं 4 किलो वाली वस्तु इस निकाय के अंदर ले आऊं तो इस निकाय का द्रव्यमान इस 4 किलो के अनुसार ही तो बढ़ेगा। ठीक है, यानी पहले अगर इसका द्रव्यमान 6 किलो था तो 4 किलो और जोड़ने के बाद टोटल द्रव्यमान कितना, 10 किलो, यानी इसके द्रव्यमान में जो बढ़ोतरी हुई वो इस द्रव्यमान की हुई। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं कि किसी भी निकाय के अंदर 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉन के कारण है, तो मैं कहूं यदि द्रव्यमान में 9.1 गुणा 10 की घात -31 केजी द्रव्यमान की बढ़ोतरी हो तो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब अगर मैं ये कहूं कि वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 9.1 गुणा 10 की घात -31 केजी बढ़ गया, तो इसका मतलब यह है उसने कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, एक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 केजी, तो उसके लिए संख्या क्या सकती है, एक। तो अगर मैं ये कहूं यदि द्रव्यमान में 1 किलो की बढ़ोतरी होती तो ये आ सकता था 1/9.1 गुणा 10 की घात -31 केजी। ठीक, और अगर मैं ये कहूं भी मैंने द्रव्यमान में बढ़ोतरी करी है 9.1 नैनोग्राम की, तो यदि द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो तो इसको लिखा जा सकता है 1.1/9.1 गुणा 10 की घात -31, और ऊपर आएगा ये तो नीचे केजी, और गुणा में ऊपर 9.1 नैनोग्राम, नैनो का मतलब 10 की घात -9, और आगे बच गया ग्राम, तो ग्राम को किलो में बदलने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 10 की घात -3 से। अब ऊपर वाला भी किसमें आ गया, केजी। ठीक है, तो यहां से अगर सोल्व करें तो 9.8 से 9.8, तो ये अपने पास बच गया 10⁻12
और अपॉन में 10⁻31, तो ये बच गया अपने पास 10⁻12 इंटू 10⁻+31, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आता है अपना 10⁻90, ठीक है। तो अपने अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन अपने पास ये है आवेश का मान। तो आवेश के मान की अगर बात करें तो आवेश के लिए लिखा था Q, क्वांटीकरण की अगर बात करें तो Q इक्वल टू क्या होता है Ne, तो N होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या जो अपने पास कितनी है 10⁻19 और E का वैल्यू होता है 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम। तो ये हो गया 10⁻+19 और 10⁻−19 यानी आवेश का मान हो गया 1.6 कूलम। तीसरा अगर बात करूं तो उसने पूछा उसकी प्रकृति। तो प्रकृति की बात अगर करें तो प्रकृति के अंदर वो क्या है भी उसने 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हुई है। वृद्धि होने का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं ग्रहण किए हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब कौन सा आवेश है ऋणावेश, इसलिए उसकी प्रकृति क्या रहेगी ऋणात्मक, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए ग्रहण। दूसरा क्वेश्चन है कि एक कप जल यानी 250 ग्राम में कितनी मात्रा में धन तथा ऋणावेश होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जल की तो जल का मतलब अपने बात करते हैं उसके रासायनिक सूत्र H2O की, ठीक है। उसके अंदर वो ये कह रहा है कि कितनी मात्रा में धन व ऋणावेश होंगे। तो अगर धनावेश की बात करूं तो धनावेश देता है प्रोटॉन, ठीक है, यानी अपने को एक तरीके से कुल प्रोटॉनों का आवेश निकालना है कितने प्रोटॉन है और उन पे टोटल आवेश कितना है। अगर बात करूं ऋणावेश की तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने और उसके आधार पे उनका आवेश है कितना, ठीक है। तो अगर अपने बात करें कि कितनी मात्रा में धन या ऋणावेश है तो उनके लिए पहले अपने को चाहिए उनके इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या। अब एक चीज क्लियर है अपने को भी जो H2O है H2O उदासीन है, उस पे न तो प्लस और नहीं माइनस, इसका मतलब टोटल आवेश कितना 0, जो जितना प्लस उतना ही क्या आएगा माइनस, ठीक है। तो इसलिए अगर अपने धनावेश निकाल ले तो धनावेश का मान किसके बराबर होगा ऋणावेश के। अब अगर मैं बात करूं धनावेश की तो धनावेश के लिए अपने को एक चीज पता है जो H2O अणु है उसके अंदर जो धनावेश आएगा वो आएगा प्रोटॉन के कारण। तो अगर हाइड्रोजन के अंदर देखूं तो एक हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन यानी कितने प्रोटॉन अपने पास है 2। ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के प्रोटॉन कितने होते हैं 8, ठीक है, यानी क्योंकि 8 प्रोटॉन क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक कितना है 8। तो अगर टोटल प्रोटॉन देखूं तो टोटल प्रोटॉन कितने होने चाहिए 10। तो यानी ये कह सकता हूं एक H2O अणु में प्रोटॉनों की संख्या या फिर ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि वही तो अपने को धनावेश बताएगा। तो अगर यहाँ पे बात करूं प्रोटॉन की संख्या की तो कितने प्रोटॉन अपने पास है 10, ठीक है। तो ये लिख सकता हूं क्या एक H2O अणु में धनावेश कैसे लिख सकते हैं आवेश का क्वांटीकरण क्या बात कहता है Q किसके इक्वल है Ne के, ठीक है। तो यानी यहाँ पे Q का वैल्यू कितना है N का वैल्यू कितना है 10 और E का वैल्यू 1.6 गुणा 10⁻−19 से कूलम। लेकिन ये तो सिर्फ कितने H2O अणु के लिए आया एक H2O अणु के लिए, उसने अपने से कितने ग्राम के लिए पूछा 250 ग्राम। यानी पहला काम ये है भी अपने पास अगर एक H2O का पता है तो अपने H2O की कुल संख्या निकालेंगे और कुल संख्या के बाद अपने ये चीज देखेंगे भी उसके अंदर एक H2O इतना है तो N H2O के अंदर कितने आएंगे। तो मैंने मान लिया कि 250 ग्राम के अंदर कितने हैं N परमाणु है, ठीक है। तो उनकी संख्या कैसे निकालेंगे तो अपने को द्रव्यमान पता है। तो अपने को एक चीज पता है कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान दिया जाए तो द्रव्यमान के आधार पर उनकी संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं वे परमाणुओं की संख्या किसके बराबर होती है, ठीक है, मोल गुना अवगाद्रो संख्या। यानी अगर मैं बात करूं H2O परमाणु H2O अणुओं की संख्या, अगर अपने बात करें H2O अणुओं की संख्या की तो उसको लिख सकता हूं मोल और गुणा अवगाद्रो संख्या यानी Na, ठीक है। और मोल को क्या लिख सकते हैं द्रव्यमान बटे अणुभार। तो द्रव्यमान कितने ग्राम है 250 ग्राम। और नीचे जो अणुभार आता है अणुभार अगर देखूं तो H2O का अणुभार कितना होता है हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का कितना 16, ठीक है, यानी कितना हो गया टोटल 18। तो ऑक्सीजन का कितना 18। और अगर Na की बात करूं तो Na का वैल्यू होता है 6.023 गुणा 10⁻23। तो ये मान ली मैंने H2O अणुओं की संख्या, जिसे किससे दिखा रहा हूं मान लो X से। तो अगर मैं ये कहूं भी एक H2O अणु में इतना आवेश है तो NX H2O अणु में तो ये लिख सकता हूं क्या 250 ग्राम H2O में कुल धनावेश
अगर 250 ग्राम H2O में कुल धनावेश की बात करूं तो किसके इक्वल आ सकता है? एक में कितना है? 10 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुलाम। और अगर मैं बात करूं x में, तो x में कितना होगा? 1 गुणा में कितना? x, यानी इसको लिख सकता हूं 250 बटे में 18 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात कितना? 23। यानी इतना कुल धनावेश है कि दो छोटे विद्युत गोले हैं जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान अपने को देखा है 200 ग्राम, ठीक है। और 200 ग्राम वाले को किसी उपनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागे बांध रखे हैं जिनके जरिए उनको क्या किया गया है? लटकाया गया, ठीक है। और जब वो दोनों साम्यावस्था में आ रहे हैं तो उस स्थिति के अंदर उनके ऊपर जो उनके मध्य की जो दूरी है वो कितने सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी वो कुछ ऐसा कह रहा है भी एक उपनिष्ठ बिंदु, यानी जैसे कोई ये बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु से दो कुचालक धागों से दो गोलों को लटकाया गया है। एक गोला ये रहा इस कुचालक धागे से और दूसरा गोला ये रहा, अगर प्रारंभिक स्थिति के अंदर मैं बात करूं, ठीक है। लेकिन बाद में वो ये कह रहा है कि अगर उन दोनों पे समान आवेश है जिनमें उपनिष्ठ बिंदु कुचालक धागों से लटकाए गए हैं तथा दोनों गोले समान आवेशित है। समान आवेशित का मतलब ये है कि पहले पे अगर प्लस है तो दूसरे पे भी क्या है? प्लस। तो दोनों प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। तो प्रतिकर्षित करने का मतलब ये है ये जो दोनों गोले हैं वो इस स्थिति के अंदर तो नहीं रह सकते, ठीक है। वो क्या करेंगे? दूर दूर, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। तो इनकी स्थिति हो जानी चाहिए कुछ ऐसी, यानी इस उपनिष्ठ बिंदु से एक तो गोला आ गया इस तरफ और एक गोला आ गया इस तरफ, ठीक है। यानी जो दोनों गोले हैं उनके मध्य की दूरी कुछ न कुछ तो आएगी। तो ये दोनों उपनिष्ठ बिंदु से थोड़े थोड़े एक दूसरे से दूर चले, ठीक है। और इस रस्सी की लंबाई अपने को देखिए कितने सेंटीमीटर है? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये उपनिष्ठ बिंदु से लटकाने के बाद कुछ दूरी उनकी इधर हो गई, ठीक है। अब एक स्थिति ये बढ़ रही है कि इनको इधर लटकाने के बाद अगर मैं देखूं तो उसके अंदर आ रही है साम्यावस्था। तो साम्यावस्था का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु पे लगने वाले कुल बल का मान कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो साम्यावस्था के अंदर इन दोनों के मध्य की दूरी कितने सेंटीमीटर रहेगी? 4। यानी कुछ समय बाद जब साम्यावस्था आ गई यानी दोनों स्थिर हो गए तो इनके मध्य की दूरी कितने सेंटीमीटर बच गई? सिर्फ 4 सेंटीमीटर बच गई, ठीक है। तो उस स्थिति के अंदर अपने को ये कहा है कि प्रत्येक गोले पर आवेश का मान कितना है उसका मान ज्ञात करो, ठीक है। तो मैंने मान लिया अगर इस पे आवेश Q है तो इस पे भी आवेश क्या रहेगा? Q, क्योंकि क्वेश्चन ये बात कह रहा है कि दोनों पे आवेश क्या है? समान है। तो एक पे Q तो दूसरे पे क्या आएगा? Q, ठीक है। और दोनों एक दूसरे को समान बल से क्या करेंगे? प्रतिकर्षण, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस स्थिति के अंदर बात करूं तो ये अगर साम्यावस्था में, तो साम्यावस्था के लिए अपने एक चीज बनाई थी फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। यानी उसके कोई भी निकाय अगर साम्यावस्था में है तो उस पे लगने वाले अलग अलग बल दर्शाए थे और उन बलों के घटक लेने या फिर अगर विपरीत दिशा समान दिशा जैसे भी था उनके आधार पे अपने उनके लिए समीकरण बनाई थी, संतुलन की समीकरण। जैसे मान लो mg प्लस kx और ऐसे कई समीकरण बनाई थी जिनको इक्वल टू 0 रखा, ठीक है। तो उसी की तरह अपने को ये जो साम्यावस्था आ रही है उस साम्यावस्था के आधार पर इनका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। यानी इनका एक ऐसा चित्र बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर अपने सभी बलों को क्या कर सके? दर्शा सके। तो अगर मैं इस पे बल दर्शाने की कोशिश करूं तो जैसे मान लो क्या ये तो था उपनिष्ठ बिंदु जिससे अपने दोनों गोलों को लटका दिया। तो एक गोला तो आया इस साइड जिसका द्रव्यमान मान लो क्या है? m, क्योंकि 200 ग्राम का है। और ये भी ये आया इस साइड जिसका द्रव्यमान भी कितना है? m, यानी ये कितने? 200 ग्राम। और आवेश क्या है? q, और इस पे भी आवेश क्या है? q। अब अपने को एक चीज पता है कि कहीं पे भी कोई द्रव्यमान m हो तो उस द्रव्यमान m के कारण हमेशा ही बल कौन सा लगता है? mg, जिसकी दिशा हमेशा ही किस ओर होती है? नीचे की ओर। तो एक तो बल है इसके कारण, कैसे लिखा? mg। इसी तरह एक बल है इसके कारण, वो भी किसके अंदर आएगा? mg, ठीक है। और दोनों की दिशा किस ओर है? नीचे की ओर। अगर अपने एक बात लिखी हुई है, रस्सी है, धागों से जोड़ा गया है, तो अपने धागों के लिए एक स्थिति लिखी थी, धागों के लिए कौन सा बल आता है? तनाव बल,
ठीक है। तो धागों के लिए तनाव बल देखूं और वो तनाव बल हमेशा जोड़े गए बिंदु से आता है दूर, यानी ये रहा बिंदु, तो उससे तनाव बल आना चाहिए ऊपर की ओर, यानी ये आना चाहिए टी, ठीक है। और दोनों समान धागे बोल रहे हो, समान धागे बोल रहे तो ये भी बल क्या आएगा टी, दोनों में बल दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बल और बच गया, अगर एक बल और देखो तो ये कह रहा है दोनों पर आवेश समान है, तो दोनों पर आवेश समान होने का मतलब एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, प्रतिकर्षित। तो अपने एक चीज जानते हैं भी आकर्षण या प्रतिकर्षण जो कूलाम बल होता है वो हमेशा उनको जोड़ने वाली रेखा के विपरीत लगता है। तो ये जो क्यू है वो इसको क्या करेगा प्रतिकर्षित, यानी ये तो धक्का देगा इसको इस तरफ, जिसको मैंने किससे लिखा एफ से, तो उसी तरह ये क्यू भी तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, इस पे बल लिखा है मैंने किस तरफ है इस तरफ, क्योंकि प्रतिकर्षित करने वाला किधर भेजना दूर। तो अब अगर मैं इस स्थिति के अंदर देखूं तो इस स्थिति में mg और f तो ठीक है, लेकिन t है तो तीनों एक दूसरे के विपरीत तो नहीं आ रहे, इसका मतलब के क्या लेने पड़ेंगे घटक, तो घटक लेने के लिए एक अक्ष अगर ये मानूं तो दूसरा अक्ष ये मान सकता हूं, मैंने दूसरा अक्ष ये माना, ठीक है। तो एक अक्ष आ रही है, अब अगर मैं अक्ष देखूं तो f और mg तो अक्षों के अनुदिश आ रहे हैं, लेकिन जो t है वो न तो इस अक्ष में और नहीं इस अक्ष में, तो उसके आधार पे अपने को मानना पड़ेगा, तो घटक लेने पड़ेंगे। तो मैंने अगर ये कोण थीटा मानूं तो ये भी क्या आएगा थीटा, क्योंकि दोनों एक जैसे आवेश हैं और दोनों एक दूसरे को समान प्रतिकर्षित करेंगे, तो दोनों के कोण है वो बनाया गया सेम होगा। तो ये अगर थीटा तो ये भी क्या आना चाहिए थीटा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण सॉरी एकांतर कोण है, ठीक है। तो एकांतर कोण तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा। अब अगर मैं इसकी समीकरण बनाऊं तो अपने को एक चीज तो क्लियर है कि एफ और mg के घटक तो नहीं लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो t का अगर मैं ये घटक देखूं तो t का ये घटक कितना आना चाहिए t cos थीटा, क्योंकि जिस लाइन के साथ एंगल थीटा बनता है वो हमेशा किस में आता है cos में, तो ये तो है t cos थीटा, तो ये बच गया t sin थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इस द्रव्यमान के लिए अगर समीकरण लिखूं तो अपन ये लिख सकते हैं साम्यावस्था की स्थिति में अगर अपनी बात करें साम्यावस्था की स्थिति में, तो साम्यावस्था की स्थिति का मतलब कुल बल कितना होता है जीरो, जितना बल ऊपर उतना ही बल नीचे। तो पहला बल क्या ऊपर है t cos थीटा, ऊपर तो बल है t cos थीटा, नीचे की साइड क्या है mg, तो t cos थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए mg, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो। अगर सेकंड की बात करूं तो सेकंड किसके t sin थीटा किसके इक्वल होना चाहिए f के, तो दूसरा लिख सकता हूं t sin थीटा इक्वल टू क्या लिखा f, ये समीकरण नंबर क्या है अपने पास है 2, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं तो ये पता है कि ये अपने पास 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये अगर 40 सेंटीमीटर है और ये टोटल कितनी है 4 है, तो ये कितनी बच गई 2, क्योंकि दोनों समान दूरी पे बराबर जाएंगे, तो 2 और 40 यानी अपने को थीटा तो आराम से निकाल सकते हैं, लंब बटेकरण या आधार बटेकरण जैसे भी करना है अपने को, ठीक है। मेन दिक्कत है टी की, तो अपने को क्यू का मान चाहिए, उसने आवेश पूछा है, एम अपने पास पता है उसने आवेश पूछा है, तो आवेश तो इसके बल के अंदर आएगा, क्योंकि एफ इक्वल टू क्या लिखा जाएगा के क्यू और क्यू टू बटे आर का स्क्वायर, क्योंकि दो आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम बल को यही तो लिखते हैं। एफ इक्वल टू क्या होता है के क्यू वन क्यू टू बटे आर का स्क्वायर, यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ जो एफ है वो होना चाहिए के क्यू वन क्यू टू बटे आर का स्क्वायर। एफ इक्वल टू के बड़ा रहने दो, क्यू वन और क्यू टू दोनों बराबर है, क्यू क्यू तो क्यू का स्क्वायर और बटे में आर का स्क्वायर। आर अपने को पता है दोनों आवेशों में दूरी कितने सेंटीमीटर है 4, ठीक है। तो सबका वैल्यू पता है, तो अपने को हटाना किसको पड़ेगा टी को, तो टी को अगर हटाऊं तो दोनों को डिवाइड कर सकता हूं, तो मैंने क्या किया समीकरण 2 को डिवाइड कर दिया समीकरण 1 से, तो समीकरण 2 को अगर समीकरण 1 से डिवाइड करूं तो ये अपने पास टी साइन थीटा अपॉन में टी कोस थीटा इक्वल टू आ गया एफ अपॉन क्या है mg, तो t से t कैंसिल आउट, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके इक्वल हो गया tan थीटा इक्वल टू f अपॉन mg। तो अपने को q का वैल्यू चाहिए, q किसके अंदर है f के अंदर, तो यहां से ये समीकरण बन सकती है अपने पास f इक्वल टू mg इधर गुणा ही तो होगा, ये लिख सकता हूं mg और गुणा में क्या आया tan थीटा, f का वैल्यू क्या लिख सकते हैं k q स्क्वायर और बटे में r का स्क्वायर इक्वल टू क्या है mg tan थीटा, तो अपने को वैल्यू किसकी चाहिए q की, तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या है अपने पास mg tan थीटा इनटू में r स्क्वायर और अपॉन में क्या आया k, तो अपने को q का वैल्यू चाहिए, तो q का वैल्यू का मतलब है √में
mg tan थीटा और ये, ठीक है। तो अगर अपने इन सब की वैल्यू रखूं, ठीक है, तो m का वैल्यू अपने को पास पता है कितने ग्राम है, 200 ग्राम। तो उसको किस में बदलना पड़ेगा, केजी में। g का वैल्यू 9.8 या 10 यूज में ले सकते हैं। tan थीटा की दिक्कत है, r का वैल्यू पता है कितने सेंटीमीटर है, 4। मेन दिक्कत है tan थीटा। tan थीटा कैसे निकालेंगे, अगर tan थीटा देखूं तो tan थीटा को लिखते हैं आधार बटे कर्ण, ठीक है। यहाँ पे अगर अपने को साइन कोस tan निकालना है तो tan के लिए अपने क्या लिख सकते हैं, ठीक है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार अगर देखूं tan थीटा के लिए तो ये कौन थीटा है, तो ये तो हो गया उसका आधार, ठीक है। ये लंब अपने को पता है लेकिन आधार नहीं पता है। लेकिन अगर मैं एक चीज गौर करने वाली देखूं तो इसकी लंबाई तो है 40 सेंटीमीटर और ये लंबाई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी एक ऐसा त्रिभुज है, ये एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है जिसके अंदर ये तो कितने सेंटीमीटर है, 2, और ये कितनी है, 40। तो 40 और 2 के कंपैरिजन में अगर मैं देखूं, ठीक है, और ये कौन क्या है, थीटा। तो 40 और 2 के कंपैरिजन में से ये कौन है, वो बहुत ही छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो लंबाई है वो तो है 40 सेंटीमीटर और ये इसका जो सेंटर से इधर दूरी है वो कितने सेंटीमीटर है, 2। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कोण है वो थीटा बहुत ही कम है। और अगर थीटा बहुत ही कम हो तो अपनी स्थिति के अंदर जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल हो सकता है, tan थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो थीटा अत्यल्प होने का मतलब ये है कि जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल होगा, tan थीटा के। तो tan थीटा की क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ q स्क्वायर इक्वल टू mg tan थीटा r स्क्वायर, और tan थीटा की क्या आ सकता है, साइन थीटा r स्क्वायर और कोण में क्या आएगा, k, ठीक है। यानी ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो 40 सेंटीमीटर उसके कंपैरिजन में जो 2 सेंटीमीटर बहुत ही कम है, ठीक है। तो उसके आधार पे ये कोण थीटा बहुत ही कम होना चाहिए, इसलिए मैंने किसमें बदला उसको, साइन थीटा। और साइन थीटा इसमें बदला क्योंकि साइन थीटा अगर मैं देखूं तो साइन थीटा को लिखते हैं लंब बटे कर्ण। तो अपने पास लंब भी और क्या है, कर्ण भी है, तो उसको चेंज नहीं करना, ठीक है। तो अगर मैं साइन थीटा को लिखूं तो साइन थीटा लिख सकता हूँ लंब यानी 2 सेंटीमीटर और बटे में कर्ण कितने सेंटीमीटर है, 40। तो यहाँ पे अगर मैं अलग अलग मान देखूं इनके तो m तो है 200 ग्राम। 200 ग्राम का मतलब है 200 गुना 10 की घात माइनस 3 केजी। दूसरा अपने पास वैल्यू है r की, r कितने सेंटीमीटर, 4, यानी 4 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर, ठीक है। तीसरा अपने को क्या चाहिए, g का वैल्यू पता है अपने को, k का वैल्यू पता है। तीसरा वैल्यू चाहिए साइन थीटा का। तो अगर साइन थीटा देखो तो साइन थीटा लिख सकता हूँ लंब बटे कर्ण, यानी 2 बटे कितना 40। तो ये वैल्यू आया 1 बटे 20। तो इन सब का वैल्यू रख दो अपने पास। तो q स्क्वायर इक्वल टू आया m का वैल्यू 200 गुना 10 की घात माइनस 3, साइन थीटा का वैल्यू 1 बटे 20 और गुणा में r स्क्वायर का वैल्यू 4 गुना 10 की घात माइनस 2 और गुणा 4 गुना 10 की घात माइनस 2, यानी उसका क्या है स्क्वायर, इसमें 2 बार लिखा हमने। k का वैल्यू 9 गुना 10 की घात कितना 9, तो अगर 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो करके 50 बार टाइम्स 10 टाइम्स। तो अपने पास ऊपर वैल्यू बच गया अपने पास से 10 गुना 10 की घात माइनस 3 गुना 16 गुना 10 की घात माइनस 4 और बटे में अपने पास कितना 9 गुना 10 की घात कितना 9। तो इसको लिखा जा सकता है 10 की घात माइनस 6, 16 गुना 10 की घात माइनस 6 बटे में कितना 9 और गुणा में ऊपर आएगा 10 की घात माइनस 9, ठीक है। तो अगर मैं q का वैल्यू रखूं तो q के लिए इसका रूट करना पड़ेगा। तो q के वैल्यू 16 का रूट कितना 4, 9 का रूट है 3 और 10 की घात माइनस 6 का 10 की घात माइनस 3, ठीक है। और 10 की घात माइनस 9 किस में रखेंगे अंडर रूट में, ठीक है। तो इसके आधार पे इसको 10 की घात माइनस 10 चेंज करके इसको सोल्व कर सकते हैं। इस आधार पे अपने किसका वैल्यू, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9e यानी 9 इलेक्ट्रॉन के बराबर वह 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है, ठीक है। एक अन्य आवेश q उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखा जाए ताकि वह जो आवेश है वो किसमें रहे, संतुलन में। तो यहाँ पे अपने दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है किसी आवेश के संतुलन से संबंधित, ठीक है, यानी कोई आवेश संतुलन में रहे। एक होता है निकाय से संबंधित संतुलन, यानी जब पूरा का पूरा निकाय किसमें रहे, संतुलन में। तो आज अपना ये जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि 9e व 4e के जो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, वो कुछ r दूरी पर स्थित है और इनको मिलाने वाली रेखा पर कोई आवेश q रखा है और उस q को कहां रखें उसकी जगह ज्ञात करो, जिसके आधार पे ये कह सकूं कि वो जो q आवेश है वो किस अवस्था में है, संतुलन अवस्था में, ठीक है।
तो अगर अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो उसने ये कहा है कि एक तो 9 ई आवेश है और दूसरा है 4 ई आवेश। ठीक है, इसको मान लो Q1 है और ये मान लिया मैंने Q2 है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा यानी ये जो रेखा है, इस रेखा पर Q जो आवेश है, मैंने मान लिया Q यहाँ पे कहीं भी रख दो अपनी मर्जी, मैंने Q यहाँ रख दिया, उसको कहां रखूं ताकि ये जो Q आवेश है किस में रहे, संतुलन में। और ये दे रखा है ये जो 9e और 4e है, इन दोनों की मध्य की दूरी कितनी है, r। तो अगर Q रखूं तो मैंने मान लिया कि Q है, उसकी दूरी यहां से कितनी है, x है। ये दूरी कितनी बची है अपने पास, r माइनस x। टोटल r है, ये x की कितनी बची, r माइनस x। तो वो ये बात कह रहा है कि ये जो आवेश Q है वो किस अवस्था में रहना चाहिए, संतुलन। संतुलन का मतलब ये होता है, संतुलन या समवस्था के लिए जब भी अपने बात करते हैं तो उसके लिए डिसाइड करते हैं कि अगर मैं ये हूं Q साम्यावस्था में है या संतुलन में है, तो F ऑफ Q यानी Q पर लगने वाले बल का कुलमन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी इस Q पर कुल बल जो कितना हो, 0। तो अगर इस Q पर मैं कुल बल देखूं तो उस Q पर जो कुल बल है उसको अगर मैं देखूं तो इसको मान रहा हूं मैं Q3 भी। Q3 का वैल्यू कितना है, Q है। तो मेरे को टोटल F Q3 का वैल्यू कितना करना है, 0। तो अगर F Q3 का वैल्यू देखूं तो F Q3 का वैल्यू 0 होने का मतलब ये है भी इस F पे, इस Q3 पे जो बल लग रहे हैं उनका कुल योग 0 हो। और कुल योग कौन कौन बल लगा रहा है, एक तो 9e बल लगा रहा है और एक कौन बल लगा रहा है, 4e। यानी इन दोनों के अंदर एक बल ये लगाएगा और एक बल ये लगाएगा। यानी अगर मैं बात करूं F Q3 कुल की, तो एक तो 3 नंबर पे बल लगाएगा 1 नंबर और दूसरा 3 नंबर पे बल लगाएगा कितने नंबर, 2 नंबर। उन दोनों का जो सदिश योग है, क्योंकि बल कैसी राशि है, सदिश, उनका मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी F31 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होना चाहिए, माइनस का F32 के। यानी 3 नंबर पर 1 के कारण लगने वाला बल और 3 नंबर पर किसके कारण लगने वाला, 2 के कारण। यानी जितना बल Q1 लगाएगा उतने बल कौन लगाना चाहिए, Q2। और उनकी दिशा एक दूसरे की क्या हो, विपरीत हो। तब अपने ये कह सकते हैं कि ये जो वस्तु है वो किस में रह सकती है, साम्यावस्था में। ठीक है, तो उसके आधार पे मैंने बात की भी F31 है वो F32 के क्या होना चाहिए, इक्वल। तो अगर इसके आधार पे मैं देखूं तो यहाँ पे F31 का मतलब ये है, तो यहाँ पे अगर माइनस निशान आ रहा है तो माइनिस निशान किस चीज को बता रहा है, उसके दिशा को। ठीक है, तो अपने को बात करनी सिर्फ परिमाण की। तो अगर मैं सिर्फ परिमाण की बात करूं तो F31 का वैल्यू बराबर होना चाहिए F32 के, सिर्फ परिमाण के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो F31 का मतलब है कि Q1 Q3 बटे R13, यानी R3 और 1 के मध्य का दूरी का बल इक्वल ये लिख सकता हूं K Q3 Q2 और बटे में R32 का स्क्वायर। Q1 का वैल्यू देखूं तो K से K कैंसिल आउट, तो Q1 का वैल्यू कितना है अपने पास, 9e। Q3 का वैल्यू कितना है, Q अपॉन में R31, यानी 3 और 1 के मध्य की दूरी, 3 और 1 के मध्य की दूरी कितनी है, x। तो नीचे लिखा मैंने x का स्क्वायर बराबर Q3 का वैल्यू Q है, Q2 का वैल्यू कितना है अपने पास, 9e और अपॉन में R32। अगर देखो तो R32 कितना, 3 और 2 के मध्य की दूरी कितनी है, R माइनस x का स्क्वायर। तो Q से Q कैंसिल आउट, E से E। ठीक है, ये 4 ही है, तो इसको लिख सकता हूं 9 बटे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 बटे R माइनस x का होल स्क्वायर। तो अगर मेरे को स्क्वायर हटाना तो दोनों साइड वर्गमूल ले लें। तो अगर मैं बात करूं वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल मूल ये आ गया 3 बटे एक्स बराबर 4 का वर्गमूल कितना, 2। ये बच गया अपने पास R माइनस x। तो इसको सोल्व कर ले तो 3 इंटू R माइनस x इक्वल टू 2x, इधर मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 3R माइनस 3x इक्वल टू कितना, 2x। और ये इधर लेके जाऊं तो 3R इक्वल टू कितना हो गया, 5x, क्योंकि 3x जाके उधर जाके ऐड होना है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 3R/5। ठीक है, यानी जो 9e है उससे दूरी कितनी है, 3R बटे 5। इसको उल्टा भी सोल्व कर सकते हैं, अगर ये x माने तो उसके आधार पर x का वैल्यू क्या आएगा, अलग। तो अगर अपने ये कहे कि कोई वस्तु साम्यावस्था में है, कोई आवेश साम्यावस्था में है, तो उस आवेश साम्यावस्था का मतलब ये है कि उस पे लगने वाले कुल बल का मान कितना होना चाहिए, 0।